हेलो इंडिया, मैं संतोष कुमार सिंघानिया आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी हिंदी साहित्य ऑप्शनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में जानते हैं और ऑलरेडी एक पहले वीडियो बना करके डाल दिया गया है ताकि आपको पता चले। ये जो है श्रृंखला गोदान मेला चलासार के एक दुनिया समानांतर दिव्या भारत भारती कमायनी स्कंदगुप्त प्रेम मंजूषा, ये जितने भी जो है हिंदी साहित्य ऑप्शनल हमारे लेने वाले साथी बंधु बहन सारे लोग हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं और जिनको बार बार रिवीजन करने में बुक पढ़ने के बाद महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाएगा। ये ऑडियो आर्टिकल के फॉर्मेट में होगा और आपको अगर ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को यूट्यूब चैनल के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन हैं आपको मिलता रहे। आज हम लोगों का पहला जो है श्रृंखला में प्रेम मंजूषा प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ शुरू कर रहे हैं। इसका चयन एवं संपादन अमृत राय जी ने किया है और प्रेम मंजूषा के अंतर्गत जो है मुंशी प्रेमचंद जी की विभिन्न कहानियाँ जो हम लोग देखेंगे, जिसमें कफन है, पूस की रात है, बूढ़ी काकी, ईदगाह, गुल्ली डंडा, बड़े घर की बेटी, सदगति, निमंत्रण, सभ्यता का रहस्य, अलगोझा, नया विवाह, रानी सरंधा, शतरंज के खिलाड़ी, मुफ्त का यश, दूध का दाम, गीला, ये सभी जो है मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां हैं। तो उस श्रृंखला में आज हम लोग पहला जो है श्रृंखला शुरू कर रहे हैं कफन। तो कफन जो है शुरू करते हैं। झोपड़े की द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीबी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रह कर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चीख कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं, तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तरपना और हाथ पाँव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटा काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। इसीलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम न करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी। किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल ज़रूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र था जीवन इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं। फटे चिथरों से अपनी नग्नता को ढांके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते मार भी खाते, मगर कोई भी गम नहीं। दिन इतने कि वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाशवृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पदचिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी खेत से खोद लाए थे।
घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। पिसाई करके या घास छीलकर वह शेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती थी। जब से वह आई यह दोनों और भी आलसी और आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकरने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्ब्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते थे। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और यह दोनों शायद इसी इंतज़ार में थे कि वह कब मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी, चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ जाते डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूँ ही। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं, जिसका कभी मुंह नहीं देखा। आज उसका उघरा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी न होगी। मुझे देख लेगी तो खोलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सोंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में, सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुलाकर रुपये देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कुछ न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाए। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालात उनकी हालात से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना चाहते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसीलिए जहाँ उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी ही कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जात और मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की ज़बानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा तो बहुत ज़्यादा गर्म न हुआ मालूम होता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा ज़बान और हलक और तालू को जला देता था। और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां से उंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसीलिए दोनों जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों में आंसू निकल जाते थे। घीसू को उसी वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियाँ खिलाई थी। सबको छोटे बड़े सब ने पूरियाँ खाई, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज़ चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया, मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौरियाँ डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ से रोकते हुए हैं, मगर वह हैं कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पानी इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की सूद कहाँ सूद थी। खरा ना हुआ जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरियाव था वह ठाकुर। माधव ने
इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें ऐसा कोई भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वह ज़माना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे, बटोरने में तो कमी नहीं है। हाँ, खर्च में किफ़ायत सूझती है। तुमने 20 एक पूरी खाई होगी, 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता, 50 से कम मैंने भी नहीं खाई होगी। अच्छा पट्ठा था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धूतियाँ ओढ़ कर पाँव पेट में डाले सो रहे, जैसे बड़े बड़े अजगर गेंडुलियाँ मारे पड़े हों और बुधिया अभी तक कराह रही थी। तो इस तरह से हमारा जो है ये पहला एपिसोड पूर्ण होता है और बाकी आधा जो है हम अगले एपिसोड में पूर्ण करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।